जय हिंद। मैं सुनीता कुमारी आप सबका स्वागत करती हूँ आदर्श पूर्व आईएएस ग्रुप में। दोस्तों, सबसे पहले गणेश चतुर्थी की आप सबको बहुत बहुत बधाई। अभी जो एग्ज़ाम आया हुआ है ईपीएफओ, जिसके लिए मैंने कुछ सिलेबस की एक वीडियो अपलोड करी थी और इसकी फर्स्ट वीडियो कल मैंने अपलोड करी थी, जिसमें मैंने इंडस्ट्रियल रिलेशन कराया था। अब वो आपके लिए कैसे हेल्पफुल है वो मैं इस वीडियो में आपको बताती हूँ। जैसे कि कल मैंने आपको बताया, इंडस्ट्रियल रिलेशन में मैंने कुछ डेफिनेशंस आपको पढ़ाई थी, कुछ परिभाषाएं पढ़ाई थी हिंदी में। उसी से रिलेटेड मैं कुछ आपको क्वेश्चन दिखा रही हूँ कि किस तरह से ईपीएफओ में एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं और पूछे जाते हैं परिभाषा से रिलेटेड इंडस्ट्रियल रिलेशन के। तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, इंडस्ट्रियल रिलेशन से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये दिया गया है, निम्नलिखित में से किसने औद्योगिक संबंध को परिभाषित किया है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है। जैसे पीएच कैसलमैन ने औद्योगिक संबंध के बारे में प्रकाशित किया है, या डेल ऑर्डर ने, या अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने। तो इन तीनों ने ही औद्योगिक संबंध को परिभाषित किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये कैसे, मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाया है, फिर भी मैं आपको अभी दिखा देती हूँ। देखिए, इंडस्ट्रियल रिलेशन को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने किस तरह से परिभाषित किया था। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार इंडस्ट्रियल रिलेशंस में बी डिफाइंड एज सोशल रिलेशंस इन प्रोडक्शन, अर्थात औद्योगिक संबंध से उत्पादन में सामाजिक संबंधों का बोध होता है। और पीएच कैसलमैन ने किस तरह से परिभाषित किया था, औद्योगिक संबंध उद्योग के नियोजकों और कर्मचारियों के बीच का संबंध है। इसके अंतर्गत विभिन्न श्रम संघों, राज्य तथा श्रम संघों एवं नियोजकों और सरकार के बीच संबंध सम्मिलित होते हैं। इसको इंग्लिश में भी इस तरह से ट्रांसलेट किया गया है। इंडस्ट्रियल रिलेशन मीन्स द रिलेशंस बिटवीन एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयज इन इंडस्ट्री इन द ब्रॉड सेंस। द term also include the relations between the various union between the state and the union, as well as those between the employers and the government। तो देखिए, इस तरह से इन संस्थानों ने इंडस्ट्रियल रिलेशन के बारे में परिभाषित किया। तो इसमें आंसर पूछा जा रहा है कौन संबंधित है, तो ये सभी संबंधित है, यानी डी ऑप्शन जो है इसका ठीक हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। औद्योगिक संबंध से उत्पादन में सामाजिक संबंधों का बोध होता है, किसके द्वारा ये परिभाषा दी गई थी। क्या औद्योगिक संबंध से उत्पादन में सामाजिक संबंधों का बोध होता है, तो ये दिए गए हैं किसके द्वारा, ये परिभाषा में दिया गया अंतर्राष्ट्रीय श्रम अध्ययन संस्थान, या HA-CLAG, या क्रिकाल्डी, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या अंतर्राष्ट्रीय श्रम अध्ययन संस्थान यानी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर स्टडीज़ के द्वारा ये कहा गया है औद्योगिक संबंध से उत्पादन में सामाजिक संबंधों का बोध होता है। तो ये इसका ए ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सहयोग एवं संघर्ष दो पहलू हैं, किसके द्वारा। औद्योगिक संबंध के द्वारा या सामूहिक सौदेबाजी के, या श्रमिकों के प्रबंधन की सहभागिता के, या श्रम संघ के। तो क्या सहयोग एवं संघर्ष दो पहलू हैं औद्योगिक संबंध के। संघर्ष और सहयोग दोनों ही क्या हैं, दो पहलू हैं औद्योगिक संबंध के। तो इसका ए ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। औद्योगिक संबंध किसके बीच का संबंध होता है। तो ये 4 ऑप्शन दिए, नियोजक या नियोक्ता श्रम संघ, या नियोजक नियोक्ता श्रम संघ, और केंद्र सरकार। इन सभी के बीच का संबंध होता है औद्योगिक संबंध, किसी एक का नहीं होता। तो क्या है, डी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक संबंध का एक महत्वपूर्ण कारक नहीं है। तो क्या है, उत्पादन में वृद्धि, विवाद में वृद्धि, या नैतिकता में वृद्धि, या अपशिष्ट में कमी। तो ये क्या है, क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक संबंध का एक महत्वपूर्ण कारक नहीं है। तो विवाद में वृद्धि क्या है, औद्योगिक संबंध का कारक नहीं है। तो बी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 6 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से श्रम कल्याण के प्रकार हैं, कौन से श्रम कल्याण के प्रकार हैं। अंतः श्रम कल्याण या बाह्य श्रम कल्याण। तो दोनों ही श्रम कल्याण के प्रकार हैं, अंतः और बाह्य दोनों ही, यानी सी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 7 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। दृष्टि से सिद्धांत संबंधित है, किससे संबंधित है। श्रम कल्याण से, श्रम कानून से, औद्योगिक संबंध से, सामूहिक सौदेबाजी में।
से, तो ये क्या है, श्रम कल्याण से संबंधित है, यानी ये ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। तो देखिए जो मैंने फर्स्ट वीडियो आपको कराई थी उससे रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चन ही कराए हैं, कितने ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखे होंगे और तो आप समझ सकते हैं, आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कितनी ज़्यादा हेल्पफुल वीडियोस हो सकती है। चलिए नेक्स्ट जो हमने टॉपिक कंप्लीट करा था उससे आगे का टॉपिक कराते हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने इंडस्ट्री रिलेशन की परिभाषाएं देखी थी। अब हम औद्योगिक संबंध के विस्तार क्षेत्र देखते हैं। क्या औद्योगिक संबंध के विस्तार क्षेत्र में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण विषय निम्नलिखित हैं। अभी हमने औद्योगिक संबंध से रिलेटेड क्वेश्चन करे भी हैं, तो जो हम पढ़ा रहे हैं अभी, जो मैं आपको पढ़ाऊँगी उससे भी आपको जो स्टार्टिंग में आप जो क्वेश्चन करे हैं वो इसमें मिल जाएंगे। सबसे पहले देखते हैं श्रम संघ यानी ट्रेड यूनियन। इसके अंतर्गत श्रम संघों की संरचना, उद्देश्य, कार्य, उनके संबंध, कर्तव्य और मान्यता इत्यादि आते हैं। जैसे नियोजकों के संगठन के लिए क्या है, एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन जिसे बोलते हैं। इसके अंतर्गत नियोजकों के संगठनों की संरचना, उद्देश्य, कार्य, पारस्परिक संबंध या प्रशासन आदि आते हैं। औद्योगिक विवाद में क्या होता है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में औद्योगिक विवाद के कारण प्रकार सुलझाने के उपाय तथा उसका प्रभाव आदि आते हैं। औद्योगिक कार्रवाई देख लेते हैं। इंडस्ट्रियल एक्शन, हड़ताल, तालाबंदी, प्रदर्शन, धरना, घेराव, आमरण अनशन आदि आते हैं। यानी जो इंडस्ट्रियल कार्रवाई करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, हड़ताल कर सकते हैं, तालाबंदी, प्रदर्शन, धरना, घेराव, आमरण अनशन आदि कर सकते हैं। सामूहिक सौदेबाजी यानी कलेक्टिव बार्गेनिंग के लिए क्या कर सकते हैं, इसके अंतर्गत सौदेबाजी के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव, अधिकार, विषय या क्रियान्वयन इत्यादि आते हैं। प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी यानी वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट किस तरह से काम करता है, श्रमिकों की भागीदारी तथा इससे संबंधित संस्थाएं, विभिन्न पक्षकारों की सहभागिता, संस्थाओं की संरचना, कार्य, अधिकार और निर्णय आदि आते हैं। जैसे प्रतिनिधि लोकतंत्र यानी रिस्पेक्टिव डेमोक्रेसी और सहभागी लोकतंत्र। औद्योगिक लोकतंत्र के दो प्रकार हैं। तो औद्योगिक लोकतंत्र के दो प्रकार कौन कौन से हैं, प्रतिनिधि लोकतंत्र और सहभागी लोकतंत्र। नेक्स्ट देखते हैं द्विपक्षीय और त्रिपक्षीय समितियां एवं निकाय। क्या है, विभिन्न स्तरों पर द्विपक्षीय एवं त्रिपक्षीय समितियों का गठन, उनके कार्य, विषय तथा उनका प्रभाव। राज्य का हस्तक्षेप यानी स्टेट इंटरवेंशन में क्या होगा, श्रम संघ, औद्योगिक विवाद, हड़ताल आदि विषयों पर सरकार की नीति या पॉलिसी, भूमि का यानी उनका रोल क्या है तथा उनका प्रभाव आदि आते हैं। तो ये हम राज्य के हस्तक्षेप के अंतर्गत देख रहे थे। अभी देखते हैं औद्योगिक संबंध के प्रमुख पहलू क्या हैं। क्या है, इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन। औद्योगिक संबंध के मुख्य पहलू इसमें दो तरह के दिए गए हैं, ये सहयोग का पहलू और संघर्ष का पहलू। क्या, सबसे पहले हम देखते हैं सहयोग का पहलू यानी एस्पेक्ट ऑफ कॉरपोरेशन। इसमें क्या है, किसी भी उद्योग के विकास में इस पहलू की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि उद्योग में शांति या मैत्रीपूर्ण संबंध, एक दूसरे के प्रति सहयोग, प्रेम इत्यादि से ही नियोजक और श्रमिकों का विकास संभव हो पाता है। ऐसी स्थिति को सहयोग का पहलू का नाम दिया जाता है। इसके अंतर्गत श्रमिकों और नियोजकों का ये प्रयास होता है कि उद्योग निरंतर चलते रहें, जिससे कि नियोजकों को लाभ होता रहे और श्रमिकों को मजदूरी एवं अन्य सुख सुविधाएं मिलती रहें। तो ये सहयोग का पहलू के अंतर्गत आते हैं। संघर्ष के पहलू में देखते हैं एस्पेक्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। ऐसी स्थिति जिसमें नियोजकों और श्रमिकों के बीच मतभेद, प्रतिस्पर्धा, विभिन्नता इत्यादि की स्थिति हो, जिसके फलस्वरूप औद्योगिक वातावरण यानी इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट अशांत हो जाए, तो इस स्थिति को संघर्ष का पहलू कहा जाता है। और ऐसा संघर्ष अनेक विषयों पर हो सकता है, जैसे उद्योग में श्रमिकों की मजदूरी की मात्रा, मजदूरी की कटौती, भुगतान, महंगाई भत्ता, अन्य बोनस, सुरक्षा, स्वास्थ्य, साप्ताहिक अवकाश इत्यादि। इन्हीं कारणों से हड़ताल, तालाबंदी, प्रदर्शन, घेराव, धरना, बंद जैसी स्थिति देखने को मिलती है। उदाहरण के लिए किसानों द्वारा कृषि बिल का विरोध प्रदर्शन किया जाना। तो अभी आपने देखा कि किसानों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया था, तो किस तरह से किया गया, तो किसके अंतर्गत आएगा, संघर्ष का पहलू के अंतर्गत आएगा, क्योंकि वो संतुष्ट नहीं हैं।
तो नेक्स्ट देखते हैं औद्योगिक संबंध का उद्देश्य। ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन, किस तरह से कार्य करते हैं ये। औद्योगिक संबंध का मुख्य उद्देश्य किसी भी औद्योगिक प्रतिष्ठान में विद्यमान नियोजक और श्रमिकों के बीच सहयोग या मतभेद की स्थिति को जानना तथा सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित करने का प्रयास करना है। औद्योगिक संबंध के कुछ और निम्नलिखित उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा सुझाए गए हैं, जो इस प्रकार हैं। क्या हैं ऑब्जेक्टिव्स? औद्योगिक वातावरण की जानकारी होनी चाहिए, जैसे औद्योगिक वातावरण की जानकारी औद्योगिक संबंध के अध्ययन से मिलती है। ठीक है। औद्योगिक विवाद समाधान किस तरह से होता है? मतभेद या विवाद का निपटारा औद्योगिक संबंध के अध्ययन से संभव होता है। तो औद्योगिक संबंध का अध्ययन करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, तभी हम उसका समाधान और उसकी जो भी जानकारी है वातावरण की, वो सब हम उसके अध्ययन से ही पता लगा सकते हैं। प्रबंधन एवं श्रमिकों की इच्छाओं को संरक्षित करना, किसी प्रतिष्ठान के नियोजकों और श्रमिकों के आपसी तालमेल का होना आवश्यक है। इसके लिए नियोजक श्रमिकों को प्रतिष्ठान के विभिन्न कार्यकलापों तथा गतिविधियों में सम्मिलित करके उनकी इच्छाओं को संरक्षित करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं औद्योगिक प्रजातंत्र को प्रोत्साहित करना। औद्योगिक क्षेत्र में नियोजक द्वारा पूंजी तथा श्रमिकों द्वारा जीवन का जोखिम लिया जाता है। यदि दोनों दल द्वारा एकजुट बहुमत से प्रतिष्ठान की सभी समस्याओं एवं विकास संबंधी विषयों पर निर्णय लेने का कार्य किया जाए तो ऐसी स्थिति को औद्योगिक प्रजातंत्र यानी इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी में प्रोत्साहन मिलता है। औद्योगिक कार्यवाही की स्थिति को रोकना। औद्योगिक संबंध की स्थिति के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि प्रतिष्ठान में हड़ताल, तालाबंदी, धरना, प्रदर्शन इत्यादि की संभावना अब नहीं है। राष्ट्रीय आर्थिक विकास को सुदृढ़ करना। क्या है? औद्योगिक संबंध से औद्योगिक विकास की जानकारी स्पष्ट होती है, जिससे राष्ट्रीय आर्थिक विकास यानी नेशनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जानकारी मिलती है। औद्योगिक मतभेद व विवाद की स्थिति में औद्योगिक विकास प्रभावित होता है, जिसके कारण राष्ट्रीय आर्थिक विकास भी बाधित होता है। औद्योगिक समस्याओं की जानकारी, किसी प्रकार के मतभेद पर विवाद, नियोजकों द्वारा श्रमिकों का शोषण यानी एक्सप्लॉयटेशन इत्यादि विषयों की जानकारी औद्योगिक संबंध से प्राप्त होती है। श्रमिकों की स्थिति को बेहतर बनाना। नियोजकों द्वारा श्रमिकों को कम मजदूरी और भत्ता भुगतान करने, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण सुविधा नहीं देने इत्यादि की विधिहीन यानी लॉलेस का पता औद्योगिक संबंधों के अध्ययन से लगता है। इसका निपटारा यानी सेटलमेंट उनके श्रमिकों की स्थिति बेहतर की जाती है। उद्योगों का समाजीकरण। प्रतिपादन के उत्पादन का उपभोग समाज के लोगों द्वारा किया जाता है तथा श्रमिक भी समाज का एक भाग है। इसके द्वारा विभिन्न उत्पादों का उपभोग दैनिक जीवन में किया जाता है। इसके लिए आय का होना आवश्यक है, अतः इसके द्वारा औद्योगिक संबंध को प्रभावित करके समाज में बेहतर स्थिति प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। श्रमिकों में उद्योग के स्वामित्व की भावना। यदि औद्योगिक संबंध विभिन्न वैधानिक या गैर वैधानिक प्रावधानों या नीतियों के क्रियान्वयन के कारण बेहतर एवं सौहार्दपूर्ण हो तो वैसी स्थिति में श्रमिकों में संस्थान के प्रति अपनेपन की भावना रहती है। औद्योगिक संबंध का महत्व देख लेते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन किस तरह से बताया गया है। उद्योग संबंध औद्योगिक प्रतिष्ठान की उत्पादकता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है। किसकी? प्रतिष्ठान की उत्पादकता बढ़ाने के लिए। औद्योगिक संबंध श्रमिकों के शोषण के विरुद्ध कार्य करता है, श्रमिकों के हितों की रक्षा करता है और उनकी आर्थिक स्थितियों में सुधार करता है। तो इस चीज़ को काफ़ी कोट कर लीजिए, याद माइंड में बिठा लीजिए। औद्योगिक संबंध श्रमिकों के शोषण के विरुद्ध कार्य करता है, श्रमिकों के हितों की रक्षा करता है और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार करता है। जैसे नीचे देखते हैं, औद्योगिक संबंध प्रबंधनों के अधिकार की रक्षा करता है, किसी देश की आर्थिक प्रगति में मदद करना, सच्चे औद्योगिक लोकतंत्र को स्थापित करने और बनाए रखने में मदद के लिए जो समाजवादी समाज की स्थापना के लिए एक शर्त है। यूनियन और नियोक्ताओं यानी यूनियन और एम्प्लॉयर्स की अनुचित प्रथाओं को रोकने के लिए कानून बनाने में सरकार की सहायता करना, श्रमिकों के अनुशासन और मनोबल को बढ़ावा देना। औद्योगिक संबंध को प्रभावित करने वाले कारक यानी फैक्टर अफेक्टिंग इंडस्ट्रियल रिलेशन किस तरह से करते हैं देख लेते हैं। औद्योगिक संबंध को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। सबसे पहले देखते हैं संस्थागत कारक कौन से हैं। इसके अंतर्गत राज्य की नीति, श्रम कानून, सामूहिक सौदेबाजी समझौते, श्रम संघ, नियोक्ता संगठन इत्यादि कारक सम्मिलित होते हैं।
आर्थिक कारक कौन से होते हैं? आर्थिक संगठन समाजवादी, साम्यवादी, पूंजीवादी स्वामित्व का प्रकार, व्यक्ति, कंपनी, सहकारी स्वामित्व, कार्यबल की प्रकृति और संरचना, श्रम आपूर्ति का स्रोत, बाजार, श्रम बाजार, सापेक्ष स्थिति, रोजगारी का स्तर, आर्थिक चक्र आदि औद्योगिक संबंध को प्रभावित करते हैं। सामाजिक कारक देख लेते हैं। इसके अंतर्गत सामाजिक समूह जैसे जाति एवं संयुक्त परिवार, पंथ, सामाजिक मूल्य, मानदंड, सामाजिक स्थिति इत्यादि आते हैं। तकनीकी कारक इसके अंतर्गत देखते हैं। इसके अंतर्गत काम के तरीके, उपयोग की जाने वाली तकनीक के प्रकार, R&D, शोध व विकास की गतिविधियां इत्यादि औद्योगिक संबंध पर सीधा प्रभाव डालती है। मनोवैज्ञानिक कारक देख लेते हैं। इसके अंतर्गत मालिकों का रवैया, कार्यबल की धारणा, काम के प्रति श्रमिकों की रुचि, अलगाव इत्यादि का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव औद्योगिक संबंध पर पड़ता है। राजनीतिक कारण देख लेते हैं। इसके अंतर्गत राजनीति संस्थान, सरकार की प्रणाली, राजनीति दर्शन इत्यादि औद्योगिक संबंध को प्रभावित करते हैं। प्रतिष्ठान से संबंधी कारक देख लेते हैं। इसके अंतर्गत प्रबंधन की शैली, उसके दर्शन और मूल्य प्रणाली, संगठनात्मक वातावरण, प्रतिस्पर्धा की सीमा इत्यादि आते हैं। वैश्विक कारण देख लेते हैं। इसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय संबंध, वैश्विक संघर्ष, प्रमुख आर्थिक राजनीतिक विचारधाराएं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौते यानी इंटरनेशनल लेबर एग्रीमेंट आदि सम्मिलित होते हैं। अब देख लेते हैं औद्योगिक संबंधों का परिप्रेक्ष्य क्या है। पर्सपेक्टिव ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस। औद्योगिक संबंध कार्यस्थल के भीतर और बाहर दोनों तरह से संचालित होने वाली परिघटनाओं का एक समूह है। जैसे कि अभी हमने स्टार्टिंग में आपको एक क्वेश्चन कराया था, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये आपने अगर स्टार्टिंग से वीडियो देखी है तो आपको याद आ जाएगा, ये क्वेश्चन उसमें पूछा गया था। इसका संबंध रोजगार संबंधी निर्धारण और नियमन से है। औद्योगिक संबंधों पर 3 प्रमुख दृष्टिकोण निम्नलिखित हैं। जैसे एकात्मक परिप्रेक्ष्य। एकात्मक परिप्रेक्ष्य के संगठन को एक एकीकृत और सामंजस्यपूर्ण प्रणाली के रूप में माना जाता है। एकात्मक दृष्टिकोण की एक मुख्य धारणा ये है कि ये प्रबंधन, कर्मचारी और संगठनों के सभी सदस्य समान उद्देश्य व हितों को साझा करते हैं। बहुलवादी परिप्रेक्ष्य देख लेते हैं। बहुलवादी के संगठन को शक्तिशाली और भिन्न समूह, उपसमूह, प्रबंधन, ट्रेड यूनियन से बना माना जाता है। ये दृष्टिकोण सामान्य रूप से नियोजकों और श्रमिकों के बीच संघर्ष को दर्शाता है, जिसे सामूहिक सौदेबाजी द्वारा निपटाया जाता है। मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य देख लेते हैं। मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य को रेडिकल परिप्रेक्ष्य भी कहा जाता है। ये परिप्रेक्ष्य पूंजीवादी समाज यानी कैपिटलिस्ट सोसाइटी की प्रकृति को प्रकट करता है और व्यापक रूप से समाज में असमानताओं को पहचानता है। ट्रेड यूनियन का गठन इसी परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत हुआ, जो श्रमिकों के शोषण के विरुद्ध कार्य करता है। नेक्स्ट देखते हैं नियोक्ता कर्मचारी संबंधों के प्रमुख दृष्टिकोण क्या है। अप्रोचेज ऑफ एम्प्लॉय रिलेशंस। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण देख लेते हैं, यानी साइकोलॉजिकल अप्रोचेस क्या है। मनोविज्ञान के अनुसार नियोक्ता और श्रमिकों की धारणाओं में अंतर नियोक्ता कर्मचारी संबंधों की समस्याओं को जन्म देता है। दोनों पक्ष विभिन्न मुद्दों की व्याख्या अपने तरीके से करते हैं और एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते, जिसके कारण प्रतिष्ठानों में घेराव, बहिष्कार, तालाबंदी जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ये मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है। और समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण क्या है, यानी सोशलॉजिस्ट अप्रोच देख लेते हैं। उद्योग समाज का एक हिस्सा है जो कि भिन्न भिन्न पारिवारिक पृष्ठभूमि, शैक्षिक स्तर, भावनाओं के साथ व्यक्तियों और समूह से निर्मित समुदाय है। व्यक्तिगत दृष्टिकोण यानी पर्सनल अप्रोच और व्यवहार बिहेवियर में ये अंतर उद्योग में संघर्ष और सहयोग की समस्याएं पैदा करते हैं। मानव संबंधी दृष्टिकोण क्या हो सकते हैं, देखते हैं। ह्यूमन रिलेशन अप्रोच। उद्योग में काम करने वाले श्रमिक अपने विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता चाहते हैं, लेकिन जब नियोक्ता श्रमिकों के हितों और इच्छाओं का अतिक्रमण करते हैं तो टकराव और विवाद उत्पन्न होते हैं। मानव संबंधी दृष्टिकोण श्रमिकों के व्यवहार की व्याख्या करता है और संगठनात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए व्यवहार को संशोधित करता है। यदि प्रबंधन और श्रम दोनों अपने आपसी संबंधों को मानवीय संबंधों यानी ह्यूमन रिलेशन की दृष्टि से देखें तो औद्योगिक संघर्ष कम हो सकता है। वी.वी. गिरी का दृष्टिकोण देख लेते हैं। भारत के दिवंगत राष्ट्रपति वी.वी. गिरी के अनुसार औद्योगिक विवादों को निपटाने के लिए प्रबंधन और श्रमिकों के बीच में सामूहिक सौदेबाजी और आपसी बातचीत
का उपयोग किया जाना चाहिए। इसके लिए प्रत्येक प्रतिष्ठान में द्विदलीय मशीनरी का गठन मतभेदों के निपटारे के लिए होना चाहिए। ये वीवी गिरी का दृष्टिकोण है, जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति हैं, दिवंगत जो नहीं हैं अभी, दिवंगत हो चुके हैं, पूर्व राष्ट्रपति के अनुसार ये कहा गया है। गांधीवादी दृष्टिकोण देख लेते हैं। नियोक्ता कर्मचारी संबंधों के लिए गांधीवादी दृष्टिकोण सत्य यानी ट्रुथ, अहिंसा नॉन वायलेंस और गैर कब्जे यानी नॉन पोसेशन के मूल सिद्धांतों पर आधारित है। यदि नियोक्ता दृष्टि से के सिद्धांत का पालन करते हैं तो उनके और श्रमिकों के बीच हितों को टकराव की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। श्रमिक अपनी शिकायतों के निवारण के लिए असहयोग सत्याग्रह का उपयोग कर सकते हैं। गांधी जी ने मजदूरों के हड़ताल पर जाने के अधिकार को स्वीकार किया, लेकिन उन्हें इस अधिकार का प्रयोग शांतिपूर्ण और अहिंसक तरीके से करना चाहिए। ये गांधीवादी दृष्टिकोण है। तो श्रम कल्याण यानी लेबर वेलफेयर के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी अपना बहुमूल्य सुझाव देके हमें अवश्य बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर ज़रूर करें। और सबसे ज़रूरी बात, खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा। ऑफिसर तो आप बन ही जाइएगा, सबसे पहले अच्छे इंसान बने रहिएगा। धन्यवाद।